Hello, backbenchers, and hello, guys. Welcome to our new channel, Backbenchers. This is Arya here. सबसे पहले तो सबको पता है कोरोना टाइम है, पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही है किसी की, तो जो जिनको भी बोर्ड्स देने हैं फेस करने हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। ये हमारा न्यू चैनल आप सबके लिए है और जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी से शुरू की है उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब हम इस मतलब रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे आप सब लोगों को और 10th के 9th के टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेसन्स भी डालते रहेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के हम इस वीडियो सेशन में पढ़ने वाले हैं एसएसटी के क्लास 10th के एसएसटी के सिविक्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ पावर शेयरिंग। तो आप सब अब देख सकते हैं कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहला है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। पहले हम समझें तो कि पावर शेयरिंग है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सत्ता का बंटवारा क्यों करना ज़रूरी है। फिर स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए पहले हम एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ेंगे। श्रीलंका और बेल्जियम के कुछ पास्ट हिस्ट्री इवेंट्स केस स्टडी पढ़ेंगे कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ किस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया गया। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसा किस तरीके से सत्ता को बांटा गया कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर, मतलब जिसको हम गृह युद्ध कहते हैं, उसकी नौबत आ गई। क्योंकि सत्ता का बंटवारा भाई जब बराबर रूप से नहीं हुआ होगा तभी तो ऐसी नौबत आई। तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब भाई जिस तरीके से हमने देखा कि श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी नौबत सामने आकर खड़ी हो गई, तो बेल्जियम में भी तो पावर शेयरिंग ज़रूर हुई होगी, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ, उभर के आया। लेकिन नहीं, वहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी हम पता करेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किया गया, कि वहाँ पर किसी भी तरीके से ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ या किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, वो अपनी सरकार को अच्छे तरीके से चला सके। तो ये हम देखेंगे। फिर वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो बोर्ड्स के पेपर आते हैं और इस चैप्टर से पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है या इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इससे बहुत साल से क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं पेपर्स में। तो आप सब लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ये टॉपिक बिल्कुल स्किप ना करें। ये एक सब टॉपिक है, लेकिन इसको हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाया है और इस वजह से आप इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप ना करिए। फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी तक हमने जो कुछ भी जाना, थोड़ा बहुत तो आइडिया आप सबको लग ही गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये इसमें हम सीखेंगे कि जो सत्ता का बंटवारा है वो किन किन रूपों में होता है, किन किन रूपों में पावर को हम शेयर करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के ही अंडर में आता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही जो हक है, जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो हम किसी एक के हाथ में नहीं देते हैं। वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोगों के हाथ में होती है, अलग अलग ऑफिशियल्स के हाथ में होती है। वो मिलकर हमारे गवर्नमेंट को रन कराते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और हमने इसमें ऐड किया है, वो है कि पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। मतलब कि वो सब पॉइंट्स जो हमने 9th में पढ़ा था उसको हम रिकॉल करेंगे, ताकि हमको एक आइडिया रहे और क्वेश्चंस अगर अपीयर होते हैं ऐसे तो आप सब लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन। अभी मैंने बताया आप सबको कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने
आप सबके सामने एक इंसान को खड़ा किया और उसको हमने सारी पावर दे दी, जो भी पावर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ऑफिशियल्स के पास होती है, हमने वो सारी पावर किसी एक पर्सन को दे दी। और फिर हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लोगों की भी सुनेगा और सब वो सारे काम करेगा जो लोगों की भलाई के लिए, जो जनता की भलाई के लिए। तो गाइज, ऐसा पॉसिबल है कि वो सारे काम सही करे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो उसके मन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई पावर तो उसके हाथ में है, वो चाहे कुछ भी कर सके, वो चाहे तो जनता के लिए काम करे, चाहे तो ना करे। भाई अगर यही सही रहता तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्या थी, हम तो अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी जी लेते। लेकिन नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is the best form of government because it is a form of government in which all the power is under the normal public, हमारे पास होती है, जनरल पब्लिक के पास पावर होती है। and it is defined as a government to, for and by the people। ये भी हमने पढ़ रखा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सारा हक है वो किसके, जनता के हाथ में होता है। हम ही चूज़ करते हैं हमारे लिए उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो हमारे लिए काम करें। तो गाइस, डेमोक्रेसी तो क्लियर है। पावर शेयरिंग मतलब कि सत्ता का उस तरीके से बंटवारा करें जो हमारे गवर्नमेंट को, जो हमारी सरकार को, एक लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चला सके, हमारे देश को चला सके। तो पावर शेयरिंग का मतलब यही होता है। An intelligent sharing of power among a legislative, executive and judiciary is very important to the design of democracy। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया, एक बुद्धिमानी वही है, बुद्धिमानी हम उसी को कहते हैं जहाँ पर सत्ता शक्ति को हम एक इक्वल रूप से डिवाइड करें ताकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेस स्ट्रॉन्ग रहे, का डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग रहे। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज़ फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किया गया, किस तरीके से श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा किया गया, क्या क्या हुआ, क्या पास्ट हिस्ट्रीज़ में इवेंट्स हुई थी, तो वो सब हम देखेंगे। फिर बोथ दीज स्टोरीज़ आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। अब ये दोनों जो स्टोरीज़ हैं इसमें हम देख पाएंगे कि किस तरीके से पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हैंडल की जाती है। नाउ स्टोरी ऑफ बेल्जियम। अब हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। पहले बेल्जियम की लोकेशन जानेंगे, वो कहाँ पर है, कैसे है। फिर हम उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। ये अपने बॉर्डर्स, ये अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है 4 कंट्रीज़ से, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। 59% of the total population lives in Flemish region and speaks Dutch language। टोटल पॉपुलेशन के 59% जो लोग यहाँ बेल्जियम में रहते थे, उसके टोटल पॉपुलेशन के 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे। 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज। अब जो बच रहे हैं उनमें से 40% लोग वो वलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो यहीं पे उभर के आ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन के 59% लोग जो थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे, डच स्पीकर्स थे और वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। तो भाई जिनका जो ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे, मेजॉरिटी भी उन्हीं की रहेगी। तो ओवरऑल मेजॉरिटी इन्हीं की थी बेल्जियम में। और 40% लोग जो थे जो वलोनिया रीजन में थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे थे,
वो माइनॉरिटी में थे, और रिमेनिंग 1% लोग भी वहाँ पर थे जो कि जर्मन्स बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, दे वर जर्मन स्पीकर्स. बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, दैट इज़ इन ब्रुसेल्स, द कंडीशंस आर जस्ट अपोज. अब सारा खेल पलटा कहाँ पर? बेल्जियम की कैपिटल सिटी में. बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, वहाँ पर उल्टी ही गंगा बह रही थी, क्योंकि वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी. वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन के, वहाँ उस पर्टिकुलर ब्रुसेल्स में रहने वाले टोटल पॉपुलेशन के 80% लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, और 20% लोग जो थे वो डच स्पीकर्स थे. अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल टोटल जिनका जो मेजॉरिटी में थे पूरे बेल्जियम में, वही माइनॉरिटी में हो गए थे वहाँ की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में. तो खेल यहीं से पलट जाता है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. अब जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो भले ही माइनॉरिटी में थी, लेकिन वो रिचर सेक्शन से आते थे, वो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते थे, और उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ, उनको एजुकेशन का लाभ, ये सब उनको पहले ही मिल गया था. और इस सब चीज़ से डिप्राइव्ड रह गए थे डच स्पीकर्स. वो भले ही मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों का लाभ बहुत बाद में उनको मिला, वो उठा नहीं पाए, उनको मुहैया नहीं हुई. और मतभेद का कारण भी यही चीज़ बना, क्योंकि अब डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे और उनको इन सब चीज़ों का लाभ बहुत बाद में मिला, और फ्रेंच स्पीकर्स जो थे वो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते थे, और उनको इकोनॉमिक और एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन, वो पहले मिल गया. तो मतभेद का कारण यहीं से बन गया. दिस क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. इसी वजह से 1950s और 1960s, मतलब एक दशक, 1950 और 60 के दशक के बीच में जो मतभेद, जो टेंशन का कारण बना डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में, वो यही कारण था. अब नेक्स्ट टॉपिक है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. अब जितनी कहानी हमने पहले पढ़ी, जो कुछ भी कि क्या जो लोग थे वहाँ पे लैंग्वेज के सेक्शन पे डिवाइडेड थे, और किस किस रीजन में रह रहे थे, तो वही चीज़ अब हम मैप में पढ़ेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मैप है वो बेल्जियम का है, और इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट कलर्स में पूरा बेल्जियम का मैप जो है वो डिवाइडेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको मैंने ये जो पॉइंट आउट किया है, ये जो पार्ट छोटा सा है जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, वो ब्रुसेल्स है. ये वही जगह है जहाँ पर उल्टी गंगा तब से बह रही है, जहाँ पे जो मेजॉरिटी में थे पूरे कंट्री में, वो यहीं पे माइनॉरिटी में आ गए, डच स्पीकर्स, द पीपल हु स्पीक डच. एंड आप देख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, अब ये देखिए, जो येलो कलर्ड पार्ट है, जो मैंने अभी जिसको पॉइंट आउट किया, वो येलो कलर्ड पार्ट में वही डच स्पीकर्स हैं जो ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में थे. सो दे आर द डच स्पीकर्स. अब ये जो रेड कलर्ड पार्ट से बेल्जियम का आधा हिस्सा ढका हुआ है, आधे से कम, विच मीन्स कि यहाँ पर वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ रह रही थी जो कि ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी में थी. सो दे आर द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. और आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो छोटा सा पार्ट है वो वही 1% जर्मन लोग हैं जो कि अलग से जर्मन स्पीकर्स थे उस टाइम पे. तो इस मैप से सब समझ ही गए होंगे कि जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा वो असल में किस तरीके से बेल्जियम में पूरा डिवाइडेड था, क्या नहीं था, वो सब यहाँ पर पढ़ने को मिल गया. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टोरी ऑफ श्रीलंका. अभी तक हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि बेल्जियम में किस किस तरीके से जो लोग थे वो डिवाइडेड थे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे. अभी हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका में कि श्रीलंका में किस तरीके से लोग डिवाइडेड थे.
तो पहले लेकिन श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। सबको पता है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब होता है कि आइलैंड वो पार्ट होता है जिसके तीन तरफ जो तीन तरफ का हिस्सा हो वो समुद्र या पानी से ढका हो। तो श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडिया के तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर्स आगे पर ही ये जो आइलैंड नेशन है ये सिचुएटेड है। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो अबाउट 2 करोड़ है। मतलब ओवरऑल राउंड फिगर करके 2 करोड़ पॉपुलेशन इस कंट्री की है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे कि साउथ एशिया जो पार्ट है उसकी अलग अलग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन में विविधता देखने को मिलती है, उसी तरीके से श्रीलंका की पॉपुलेशन में भी बहुत विविधता थी। मतलब कि वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ थी वो डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, वो भी हम देखेंगे। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर। अब यहाँ पे भी जो ग्रुप डिवाइडेड था वो पहला जो ग्रुप था वो सिन्हला स्पीकर्स था। मतलब कि वो कम्युनिटी जो सिंहला लैंग्वेज को बोलती थी। एंड तमिल स्पीकर्स, जो दूसरा सेक्शन था वो तमिल स्पीकर्स था। मतलब वो कम्युनिटी जो तमिल बोलती है। द सिन्हला स्पीकर्स आर 74% एंड द तमिल स्पीकर्स आर 18%। जो सिन्हला स्पीकर्स थे, जो सिन्हला लैंग्वेज को बोलते थे, उनका जो रेशियो था वो 74% था। मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो लोग थे वहाँ पे वो सिंहला स्पीकर्स थे, मतलब सिंहला स्पीकर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड द तमिल स्पीकर्स आर 18%। और जो तमिल बोलने वाले थे वो 18% थे। मतलब कि यहाँ पर सीधा डिफरेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट का था। Among Tamils, there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils and the rest whose forefathers came from India as a plantation worker during the colonial period is called Indian Tamils. अभी जो तमिल स्पीकर्स का जो हम परसेंटेज यहाँ पे देख रहे हैं 18%, उसमें भी जो सब ग्रुप्स हैं वो डिवाइडेड है। उसमें भी 2 पार्ट है। जो तमिल स्पीकर्स थे वो भी 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक वो जो कि श्रीलंकन तमिल्स थे, मतलब जो पहले से श्रीलंका के नेटिव्स रह चुके थे और वो तमिल बोलते थे, उनका जो रेशियो था वो 13% था। एंड 5% जो बच जा रहे थे वो इंडियन तमिल्स थे। मतलब वो जिनके फोरफादर या जिनके एंसेस्टर्स जब भारत में ब्रिटिश सरकार का राज्य था तो उनको वो यहाँ से माइग्रेट करके, कुछ इंडियन यहाँ से माइग्रेट करके श्रीलंका गए थे प्लांटेशन वर्कर के तौर पे, और वो वहीं बस गए थे। तो उनसे जो आगे पीढ़ी बढ़ी वो आगे आकर कहलाई इंडियन तमिल्स, और उनका भी रेशियो 5% था, उनका परसेंट 5% था। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed the bigger majority and imposed its will on the entire country. अब हम पहले ही देख लिए कि जो सिंगला स्पीकर्स थे वो 74% थे रेशियो में। मतलब छोटा मोटा रेशियो तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है। 74% टोटल पॉपुलेशन का इट्स नॉट अ स्मॉल डील फॉर एनीवन। और अब भाई उनकी मेजॉरिटी है तो उनका तो हक होगा, वो अपना हक जमाएंगे ही जमाएंगे। तो सेम वैसा ही हुआ वहाँ पे। उन्होंने अपनी चाहत को, अपने विल को जो तमिल स्पीकर्स थे, जो बचे हुए 18% तमिल स्पीकर्स थे, उन पर थोपना शुरू कर दिया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एथनिक कॉम्पोजिशन इन श्रीलंका। यहाँ पे हम जैसे कि अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा उसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से श्रीलंका की कॉम्पोजिशन कैसी रहती है। जो अभी हमने पढ़ा वही अब यहाँ पे देखिए, जो छोटे छोटे स्मॉल आपको दिख रहे हैं, ये कुछ मुस्लिम्स थे जो वहाँ पर रह रहे थे बचे हुए। जितना भी आपका पार्ट है ना, ये येलो कलर्ड, ये आपको मेजॉरिटी दिखा रहा है सिंहला की। ये वो लोग थे जो सिंहला लैंग्वेज को बोलते थे, और ये 74% थे और ये मेजॉरिटी में भी थे। तो इनका रेशियो बहुत बड़ा था, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे सिंहला स्पीकर्स दिख रहे हैं।
अब यहाँ पे जो ऑरेंज कलर्ड पार्ट में जितने भी रीजन्स कलर्ड हैं, जिसको मैंने अभी पॉइंट आउट किया, ये वो लोग हैं जो कि श्रीलंकन तमिल्स थे, जो 13% रेशियो गेन करके बैठे हुए थे, वो श्रीलंकन तमिल्स, मतलब जो तमिल के स्पीकर्स थे और श्रीलंका के नेटिव्स भी रह चुके थे, तो ये वो लोग थे। अब इसी में आप देख रहे हैं जो ब्राउन कलर्ड हिस्सा है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा वो ब्राउन कलर्ड हिस्सा, ये वो लोग हैं जो इंडियन तमिल्स हैं, जिनका रेशियो 5% हमको देखने को मिला। तो ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे कि क्या एथनिक कॉम्पोजिशन है श्रीलंका की पावर शेयरिंग के दौर पे, या किस तरीके से लोग वहाँ पर डिवाइडेड थे लैंग्वेज के बेसिस पे, या कह लीजिए लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स थे, वो उनका वेरिएशन, उनका कॉम्पोजिशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका में सिविल वॉर की नौबत आई और किस तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को हैंडल किया, या क्या क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। और हाँ गाइज़, सबसे बड़ी चीज़, हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ में बैक बेंचर ज़रूर रहता है। तो आप सब लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर दोज जिनकी पढ़ाई अभी शुरू हुई है। और प्लीज़ आप इसे शेयर भी करिए, क्योंकि इसे हमने अभी नया शुरू किया और हम इस पर लगातार वीडियोस डालते रहेंगे। तो आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो हम अभी जल्दी ही डालेंगे, और इसमें हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से सिविल वॉर हुआ और डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन सब टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।